किसान आंदोलन को लेकर जाटलैंड यानी पश्चिमी यूपी और हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ भारी नाराजगी है। इसे लेकर बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक नई रणनीति तैयार की। इस रणनीति में जाटों को साधने की कोशिश की जा रही है। कमान बीजेपी के कद्दावर जाट नेताओं को सौंपी गई। तो क्या है इस सियासी रणनीति से बीजेपी जाट वोटरों को साध पाएंगे? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है मेरे सहयोगी पंकज झा ने पंकज का पंच में। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। बीजेपी पार्टी लगी किसान को बर्बाद करने बनती नहीं छोड़ने। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे। भाजपा पार्टी में खूब खलबली में श्री अगर इसमें शुरुआत आ गई तो 16 एमपी कम तक में एकदम टूट का हुआ इसमें 16 एमपी एकदम टूटता है। जिन पर विश्वास करा, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है। मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है। मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बीजेपी की बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी को वोट दिया है। मैंने फिर भावुक हो रहे हैं? मैं भावुक हो रहा है। मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप? किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग। ये दोनों बयान गैर राजनीतिक शख्सियतों का है, लेकिन इन बयानों की आहट को सियासत के गलियारे बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। इन दोनों बयानों के तूफान में किसी को अपनी सियासी पूंजी बह जाने का खतरा दिख रहा होगा, तो किसी को लग रहा होगा कि तूफान थमेगा तो उनकी सियासत जमेगी। किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में उनको आंदोलनजीवी कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। लोगों का उत्साह बढ़ रहा है और जिस तरीके से आ रहे हैं सरकार के हर बात को फेल कर रहे हैं, हर तरकीब को फेल कर रहे हैं। इससे उम्मीद जागी है लोगों के मन में। और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने, इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। किसान तो बहाना है, असली मकसद वोट बैंक बनाना है। और हिंदुस्तान की राजनीति की एक विडंबना यह भी है कि यहाँ आंदोलन तो मुद्दों पर होते हैं, लेकिन वोटों का हिसाब किताब अक्सर ही जाति और धर्म के बही खाते में चला जाता है। इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत के तेवर को जब सियासी जमात वोट के आईने में देखता है तो उसकी छाया से निकलता है जाट वोट बैंक। पश्चिमी यूपी से हरियाणा और राजस्थान तक लोकसभा के 40 दरवाजों की किल्ली जाटों के पास मानी जाती है। एक तो उनके वोटों की संख्या है और दूसरा उनका सामाजिक दबदबा। इसीलिए जाट जिसके भी साथ होते हैं, सत्ता का ठाट बाट उसी के नाम जुड़ जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव से ही जाटों का वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर गिरता रहा है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं जाट अपना हाथ न खींच ले। मतलब जिन पर विश्वास करा, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है। मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है। मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बीजेपी की बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी को वोट दिया है। मैंने फिर भावुक हो रहे हैं? मैं भावुक हो रहा है। मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप?
किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग। चुनाव अभी बंगाल में है, असम में है या फिर सुदूर दक्षिण में, बीजेपी ने वहां अपना पूरा दल बल उतार रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है। उनके पीछे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम नेताओं ने रात दिन एक कर दिया है। आखिर ऐसे निर्णायक समय में शाह की चाणक्य बुद्धि किसी और मोर्चे पर भी माथापच्ची करने लगी। आखिर खतरे की वो कौन सी घंटी है जिसको शाह की चतुर राजनीति ने बजने से पहले ही भांप लिया? इसको समझने के लिए आपको उस तस्वीर को देखना होगा जो 16 फरवरी को शाम ढलने के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर से आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, सभी नेता उस दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बीजेपी हेडक्वार्टर में एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में बैठे रहे। इस बैठक में जुड़े रहे हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कई बड़े जाट नेता, मंत्री और सांसद। सबका मकसद एक ही था। यह मकसद था कि किसान आंदोलन के कारण बिदकते हुए जाट वोटों को अपने पाले में रखने का। इस मीटिंग का मकसद विस्तार से समझने से पहले आपको इन चेहरों को देखना चाहिए जो मीटिंग में शामिल थे। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह, मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर। ये सभी चेहरे बीजेपी सरकार में सांसद, मंत्री या पार्टी के बड़े नेता हैं। जाट वोटरों की नुमाइंदगी करते हैं। बीजेपी की इस बैठक में बड़े जाट नेताओं के अलावा जमीन से जुड़े भी कई स्थानीय नेता थे। ये सभी नेता किसान आंदोलन से उपजे जाटों की नाराजगी की तोड़ निकालने में जुटे थे, लेकिन किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। उस गहराते अंधेरे में कहीं रास्ता न गुम जाए, तब राह दिखाई शाह ने। उस मीटिंग में शाह की अगुवाई में पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। पहला फैसला ये लिया गया कि बीजेपी के बड़े नेता जाट इलाकों में जाएंगे। बीजेपी नेता खाप नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। खेती कानून पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए एक बुकलेट भी बांटी जाएगी। नेता तीनों खेती कानून का फायदा बताएंगे। हालांकि बीजेपी नेताओं के मन में बैठी शंका कम नहीं हो रही थी कि जाट कैसे मान जाएंगे। तब शाह ने समझाया कि यह आंदोलन लेफ्ट विचारों से प्रभावित है और इसीलिए किसानों से इसका नाता नहीं है। अगर किसानों को ठीक से मनाया गया तो वे पक्का मान जाएंगे। बात कर लेंगे, बात करेंगे भैया, बात है जो मुद्दे हैं चलो उन पर बात करेंगे, कुछ और करेंगे भाई, अपनी बात पहुंचाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, लगातार कर रहे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जिस भी किसान समाज के मन में कोई भ्रम है उसको दूर करना, उनके बीच में जाना, उनके बीच में बातचीत करना, उनको उनकी भाषा में ही बातचीत करना और उनको समझाना, उनके भ्रम को दूर करना, ये हमारा काम है। तो हम कार्यकर्ताओं की पूरी फौज भारतीय जनता पार्टी में आज किसान नेताओं की है। कितने सारे एमएलए हैं, कितने सारे एमपी हैं, कितने सारे पदाधिकारी हैं हम सब लोग। तो हम सब लोग जा भी रहे हैं पहले से और निरंतर जाएंगे, लोगों के बीच में बैठेंगे, खाप चौधरियों से भी प्रार्थना करेंगे, उनसे भी अनुरोध करेंगे, हमारे सम्मानित लोग हैं कि उनके मन में भी जो भ्रम डाला है उसको भी दूर करेंगे। इन फैसलों के बारे में तो सबको पता है, लेकिन इस फैसले के पीछे बैठक में क्या क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। अमित शाह ने बैठक में मौजूद नेताओं को कहा कि चुनाव आप सबको ही लड़ना है, मोदी शाह को नहीं। इसीलिए जो लोग नाराज चल रहे हैं उनको समझाने का और ठीक रास्ते पर लाने का काम भी आपका ही है। इसी दौरान बैठक में मौजूद एक बड़े जाट नेता ने कहा कि आप जाट को धमका नहीं सकते लेकिन बहका सकते हैं। बस इसी एक बात को पकड़कर बीजेपी ने जाट रिझाव की अपनी रणनीति तैयार कर ली है। अब लिफ्ट का धोखा हो या किसानों का धक्का, लेकिन आंदोलन का चक्का जाम बीजेपी के विजय रथ के पहिए को थाम सकता है। चुनावी राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी शाह से बेहतर इसे कौन समझ सकता है। कहां तो जाटों को चौधरी चरण सिंह की पारिवारिक पूंजी माना जाता था, लेकिन इस वोट बैंक पर अब नजर बीजेपी की है। पिछले कई चुनावों से इनका साथ और सहयोग पार्टी को मिलता रहा है, लेकिन क्या आगे भी मिलता रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। राजनीति के हर दांवपेच को बखूबी समझने वाले अमित शाह को भी इस बात का एहसास है। 130 साल के बाद नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये प्रयास कर रही है और ये जो व्यवस्था हमने नए कानूनों से दी है, मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से देश की संसद में इसको समझाने का प्रयास किया था, देश के किसानों को एड्रेस कर कि भाई ये पूरी व्यवस्था जो है इसमें कुछ कंपलसरी नहीं है।
हम पुराना ऑप्शन बंद नहीं कर रहे हैं, नया ऑप्शन दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन तय करना वो किसान पर निर्भर है। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। मगर बातचीत ऐसे नहीं हो सकती कि फर्स्ट यू रिपील द लॉ देन आफ्टर टॉक, ऐसे बात नहीं हो सकती। पंजाब को लेकर बीजेपी ने तो उम्मीदें ही छोड़ दी हैं, जहां के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद जट सिख हैं। वे अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष भी हैं। हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस ने इस चुनाव में सबको धूल चटा दिया। पंजाब में करीब 22% जट सिख हैं। बीजेपी की असली चिंता तो यूपी को लेकर है। यहां अगर खेल खराब हुआ तो फिर दिल्ली तक राजनीतिक भूकंप आ सकता है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 7% है। लोकसभा की 18 सीटों पर जीत हार का फैसला जाट तय करते हैं। 110 विधानसभा सीटों पर जाट वोट का असर है। मोदी युग में जब जब चुनाव हुए, जाटलैंड के सत्ता समीकरण को अमित शाह ही सेट करते रहे। 2014 का लोकसभा चुनाव तो बीजेपी ने बदले की राजनीति के दम पर जीत लिया। 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ। सहमत है, उसका बदला देने का जो समय है वो अब लाठी गोली का समय नहीं है। मुगलों का जमाना था जब तलवारें तीरे चलते थे और बदला लिया जाता है। अब बटन दबाना पड़ता है बदला लेने के लिए। बटन सही जगह पे दबाओगे तो जिन्होंने ये काम किया है उनको अपनी जगह बता दो। 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले जाट बीजेपी से नाराज चल रहे थे, लेकिन अमित शाह उन्हें मनाने में कामयाब रहे। दिल्ली में जाट नेताओं के साथ मीटिंग के अलावा कई तरह के राजनीतिक प्रयोग किए गए। एक कहावत है रोम पोप का और बिहार का मधेपुरा गोप का। गोप का मतलब यादव। उसी तरीके से यूपी के बागपत को भी जाटलैंड की राजधानी कहा जाता है। बागपत से बीजेपी के लोकसभा सांसद सत्यपाल सिंह भी जाट बिरादरी के हैं। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी ने यहां एक नया प्रयोग किया। उसने यहां विधानसभा की 5 सीटों पर जाट उम्मीदवार उतार दिए और ये सभी जाट नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जाट का साथ छूटा तो फिर सत्ता का साथ भी छूट सकता है। बीजेपी को इस बात का एहसास है। पार्टी की बैठक में जब अमित शाह ने जाट नेताओं को हड़काया तो सब अपना अपना रोना रोने लगे। यूपी वाले नेताओं ने कहा गन्ना के बकाये को लेकर लोग नाराज हैं। कुछ ने महंगी बिजली पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपना अलग तर्क है। बीजेपी के जाट नेता धर्म संकट में हैं, चाहे वो यूपी के हों या फिर हरियाणा के। अपने ही खाप बिरादरी के लोगों के बीच जाएं तो किस मुंह से, वो भी जब माहौल बहुत खराब हो। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर तो अपने इलाके में कार्यक्रम तक नहीं कर पा रहे। हरियाणा में 25% आबादी जाट समाज की है। 90 में से 40 विधानसभा सीटों पर जाटों का असर है। 10 विधायकों वाली दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के समर्थन से खट्टर की सरकार चल रही है। विपक्ष को किसान आंदोलन में वोटों की लहलहाती फसल नजर आ रही है। उम्मीदों की इस फसल पर किसी और की नजर न लग जाए, उससे पहले प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी यूपी से कांग्रेस का सफाया हो गया था, लेकिन उसी मुजफ्फरनगर में आज प्रियंका गांधी ने किसान पंचायत बुलाई। जाट और मुसलमान जोड़कर वे अपने राजनीतिक खिचड़ी पकाने की जुगाड़ में हैं। देश की राजधानी की सीमा को इस तरह बनाया गया जैसे देश की सीमा थी। तमाम पुलिस की फोर्स लगाई गई। किसानों को प्रताड़ित किया गया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। चौधरी चरण सिंह की विरासत वाली पार्टी आरएलडी को तो जैसे संजीवनी मिल गई हो। पिछले 7 सालों से हर चुनाव में पिटते रहे, लेकिन किसान आंदोलन से जयंत चौधरी गदगद है। उन्हें लगता है जाट का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। लोगों का उत्साहवर्धन हुआ और जिस तरीके से आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सरकार के हर बात को फेल कर रहे हैं, हर तरकीब को फेल कर रहे हैं। इससे उम्मीद जागी है लोगों के
नहीं मानेगी किसान की बात को तो सरकार को हटाने के वादा रख रहा है। सवाल सत्ता का है। सत्ता मिलती है खाप और बिरादरी से, जातियों के गुणा भाग से। दांव पर हैं 2 राज्यों की सरकारें और लोकसभा की 40 सीटें। इसीलिए बीजेपी ने मान और ठान लिया है कि जाट रूठ गए हैं, लेकिन जाएंगे तो फिर कहां। इसीलिए बड़ी चतुराई से पूरे किसान आंदोलन को जाट आंदोलन बना दिया गया, जिससे कि दूसरी जातियों के लोग इससे अलग हो जाएं। और फिर ये कोशिश की जाएगी कि इनको मनाया जाए। इसके लिए उनके पास एक अचूक हथियार भी है, और वो है दंगों से निकले जख्म के दर्द और अपमान के बदले का। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी समय आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।